के बाद अब बाकी दोनों बच्चे वैभव और सहर्ष के पिता से मिलने के बारे में सोचने लगा। पटवर्धन वैसे तो खुद कभी भी किसी से मिलने के लिए नहीं जाता था, पर इस बार खुद पटवर्धन का ही काम था और वो काम सामान्य नहीं था। ऐसा काम था जिसे वो खुद नहीं कर पाया था, और अगर किसी बच्चे से काम कराना है तो उसके माँ पिता को विश्वास में लेने के लिए उनसे मिलना बेहद जरूरी और सही भी था। ये सोचकर पटवर्धन सुपर्णा के पिता महेश्वर के बाद वैभव के घर के लिए निकल गया। वैभव के पिता से भी उसने महेश्वर की तरह ही बात की। हर बच्चे का पिता अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए पटवर्धन की बात मान ही जा रहा था। सब लोग जानते थे कि पटवर्धन शक्तियों से भी उनसे बहुत ज्यादा है और पैसे से भी, इसलिए अगर वो चाहते तो भी उसकी बात के लिए मना नहीं कर सकते थे। पटवर्धन ने जिस तरह से उनके सामने अपनी बात रखी थी, इससे उन्हें सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य ही दिख रहा था। वैभव के पिता से बात करने के बाद पटवर्धन ने उसे भी शक्ति बढ़ाने की वही दवा दी जो उसने सुपर्णा के लिए भिजवाई थी। वैभव के पिता से मिलने के बाद पटवर्धन अपने घर थोड़ा देरी से लौटा था और घर में उसका इंतजार सहर्ष और उसके पिता कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग बहुत देर से पटवर्धन का उसके घर में इंतजार कर रहे थे। पटवर्धन को देखकर सहर्ष के पिता अमृतलाल अपनी जगह से खड़े हो गए और सम्मान के साथ पटवर्धन से कहा, मालिक, आखिर आप जैसे लोगों को मुझसे और मेरे बेटे से क्या काम पड़ गया है? अमृतलाल की बात सुनकर पटवर्धन ने हंसते हुए कहा, अरे सहर्ष, मैंने सुना है कि तुम्हारी शक्तियां काफी ज्यादा हैं और इसलिए तुमने इस बार की अग्नि परीक्षा में अपना हिस्सा बना लिया है। अगर तुमने इस परीक्षा में मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी आगे चलकर बहुत ज्यादा मदद कर सकता हूँ। अमृतलाल ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सहर्ष, जो इतनी देर से अपने पिता और पटवर्धन के बीच की बात सुन रहा था, उसने पटवर्धन को देखकर विश्वास के साथ कहा, अगर आप मुझे भविष्य में मौका देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मालिक। सहर्ष की बात सुनकर पटवर्धन ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पिता की तरफ। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने सहर्ष को समझाते हुए कहा, देखो, मैं जो तुमसे करवाना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम्हें अग्नि परीक्षा में ईसुरी के बेटे प्रयाण को खत्म करना होगा। उसकी शक्ति अभी सिर्फ 3 गुना ही हुई है और तुम्हारी 5 गुना। तुम्हारे लिए उस लड़के को मारना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, है ना? पटवर्धन की पूरी बात सुनकर सहर्ष का पिता अमृतलाल तुरंत ही बोल पड़ा, पर मालिक, हमारी ईसुरी के परिवार से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं है, उन्हें हम क्यों मारेंगे? अमृतलाल की बात से पटवर्धन का दिमाग खराब हो गया और उसने बहुत ही कड़े शब्दों में बाप बेटे से कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों की ईसुरी से कोई दुश्मनी नहीं है तो ना सही, पर मेरा तो वो पूरा परिवार ही दुश्मन है, इसलिए तुम्हें भी वो दुश्मनी माननी ही होगी। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम लोगों को इज्जत दूं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूं, तो तुम्हें ये ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जैसे लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है सहर्ष? सहर्ष अपने पिता का मुंह देखता रहा और उसके बाद पटवर्धन से बोला, मालिक, सच कहूं तो मुझे भी लगता है कि प्रयाण और उसके पिता दोनों ही अच्छे नहीं हैं और देवकली की परीक्षा में उन्होंने हम सब बच्चों को कचरा कहा था। मुझे तो उसी दिन से वो दोनों अच्छे नहीं लगते और अब तो आप खुद कह रहे हैं उन्हें मारने के लिए, तो मैं जरूर आपके लिए करना चाहूंगा। सहर्ष की बात पटवर्धन के मन की हुई थी। उस बच्चे का चेहरा देखकर पटवर्धन ने कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो इस उम्र से ही काफी समझदारी है। आगे चलकर तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे। ये 1000 सोने के सिक्के हैं जो तुम्हें काम के शुरू में दिए जा रहे हैं और आगे चलकर जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम गांव के सुरक्षा अधिकारी बन सकते हो। अब बस तुम्हें उस अग्नि परीक्षा में उस प्रयाण को अपने हाथों से खत्म कर देना है। इतना कहने के बाद पटवर्धन ने सहर्ष को भी वो दवाइयां दे दी जो उसने बाकी बच्चों को दी थी। सहर्ष के हाथ में वो दवा देखकर उसके पिता डर गए। उन्हें लगा कि कहीं पटवर्धन उसके बेटे को किसी तरह का जहर तो नहीं दे रहा, पर सहर्ष ने अपने पिता की बात नहीं मानी और पटवर्धन के हाथ से दवा लेते ही एक गोली खा ली। अमृतलाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपने बेटे को इस सब में जाने से रोक ले। उस दवा को खाते ही सहर्ष की शक्ति 1 गुना देखते ही देखते बढ़ गई। ये देखकर सहर्ष ने पटवर्धन से कहा, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटवर्धन ने सहर्ष से कहा, तुम कुछ और गोलियां परीक्षा शुरू होने के पहले खा लेना, जिससे तुम और ताकतवर हो जाओगे।
अब जल्दी घर जाओ और जाकर परीक्षा की अच्छे से तैयारी करो। पटवर्धन का आदेश सुनकर दोनों पिता और बेटे उसके घर से निकल गए। अमृतलाल ने भी बिना मन के पटवर्धन को आखिरी नमस्कार किया। उसके घर से निकलने के बाद अमृतलाल ने अपने बेटे से कहा, सहर्ष, तुम सच बताओ, तुमने पटवर्धन की बात नहीं मानी ना? अपने पिता की बात सुनकर सहर्ष ने उससे कहा, पिताजी, सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा मौका मिला है। इससे पहले तो अधीरा परिवार की नजर कभी भी हम लोगों पर नहीं पड़ी थी। अब अगर उन्होंने कुछ कहा तो हमें मानना चाहिए। इससे हमारे परिवार का ही भला होगा। और उस ईसुरी और उसके बेटे को तो मैं पहले दिन से ही मारना चाहता था, जिस दिन उसने हमें कचरा कहा था। और उसके मरने से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा? उसके बेटे को मारकर मैं उसे बताऊंगा कि असली में कचरा कौन है। ये सब बातें सहर्ष बहुत ही गुस्से में बोल रहा था। अमृतलाल अपने बेटे की इस नफरत भरी बात को रोकना चाहता था, पर उसकी आंखें देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, बेटे, किसी भी चीज को पाने का ये सही रास्ता नहीं है। अमृतलाल अपने बेटे के स्वभाव को जानता था कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए वो चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनता रहा। अमृतलाल शायद इस काम का अंजाम जानता था, पर उसका बेटा ये सच सुनना ही नहीं चाहता था। इधर पटवर्धन तीनों बच्चों और उनके पिता से मिलने के बाद बहुत खुश था। अभी तक सब कुछ उसकी योजना के हिसाब से चल रहा था। उसने जो दवाएं दी थी, अगर सब बच्चे उसे खाकर परीक्षा में आएंगे तो काफी हद तक पटवर्धन लड़ाई को जीत चुका होगा। उसे बस अब उस अग्नि परीक्षा के दिन का ही इंतजार था। उसके चेहरे पर एक बार फिर चालाकी भरी मुस्कान आ चुकी थी। इधर पटवर्धन प्रयाण को मारने की योजना बना रहा था और उधर प्रयाण अपने अभ्यास में हर वक्त मुखिया के साथ लड़ाई लड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि इस बार की परीक्षा बाकी सालों से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। प्रयाण अग्नि परीक्षा के शुरुआती दौर में इतनी लड़ाइयां जीत चुका था कि उसके अंदर एक किस्म का घमंड आ गया था। पर जैसे ही वो मुखिया से लड़ा तो उसे पता चल गया कि उसकी जीत उसकी शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि उसकी उम्र के बच्चों की कमजोरी की वजह से हुई थी। अपनी कमजोरी के बारे में सोचकर प्रयाण फिर से मुखिया के साथ अभ्यास पूरे मन से करने लगा। प्रयाण हर बार मुखिया को हराने की पूरी कोशिश करता, पर कभी भी उसे हरा नहीं पाता था। लेकिन अच्छी बात यह होती थी कि एक बार भी ना तो प्रयाण के हाथ से तलवार गिरती थी और ना ही वो खुद जमीन पर गिरता था। और आखिरी समय तक इनकी लड़ाई चलती ही रहती थी। मुखिया के साथ अच्छा अभ्यास करने की वजह से प्रयाण की शक्ति 3 गुना से 4 गुना बढ़ चुकी थी। और जैसे ही प्रयाण ने यह महसूस किया, उसने तुरंत अपने पिता ईसुरी को जाकर इसकी जानकारी दी। प्रयाण की शक्ति बढ़ने की बात सुनकर ईसुरी का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया और उसने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी शक्ति तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, तुम्हारा उद्देश्य शक्ति के कई गुना बढ़ाना नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ शक्ति ही बढ़ाते रहे तो तुम बाकी लोगों की तरह ही हो जाओगे, जिनके पास शक्तियां तो हैं पर किसी तरह की कोई भी कला नहीं है। तुम्हारा काम अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत करना है। अगर तुम जड़ें मजबूत नहीं करोगे तो तुम्हारी शक्तियां एकदम खोखली ही रहेंगी। ईसुरी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उन सब लोगों की तरह बने जिनकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं, फिर भी वो लोग किसी से भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चे को मजबूती देना चाहता था। जानकारी देने के बाद प्रयाण अपनी तैयारी के लिए वापस चला गया। बाकी सभी बच्चे भी अग्नि परीक्षा के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। गंगेश्वरी और आसपास की हर जगह का बच्चा अग्नि परीक्षा के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बाकी गांव के लिए ये दिन साल का सबसे ठंडा दिन होता था, पर गंगेश्वरी में इतनी गर्मी होती थी कि 12 महीना सिर्फ गर्मी पड़ती थी। आज के दिन भी वैसी ही गर्मी का दिन था और सब लोग जल्दी जल्दी अग्नि परीक्षा वाली जगह पर पहुंच रहे थे। अग्नि परीक्षा गंगेश्वरी गांव के एकदम बीच में फैले हुए बड़े से मैदान में हो रही थी। सुपर्णा, सहर्ष, वैभव और पटवर्धन, ये सब कोई इस दिन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पटवर्धन आज के दिन का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था, इसलिए वो भी जल्द से जल्द उस मैदान में पहुंचना चाह रहा था। ईसुरी भी प्रयाण को आज की परीक्षा के लिए कई दिनों से तैयार कर रहा था और इसलिए उसने एक रात पहले भी प्रयाण को परीक्षा के लिए काफी ज्ञान दिया, जिससे प्रयाण किसी भी तरह की कोई गलती ना करे।
प्रयाण ने अपने अभ्यास और पिता के ज्ञान को अपने दिमाग में रख लिया और उसके बाद सोने चला गया। आज सुबह से ही गंगेश्वरी में हर किसी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सब इस परीक्षा को देखने के लिए उत्साहित थे। कुछ डरे हुए भी थे, कुछ पूरी तरह से तैयार भी थे। आखिर क्या होगा इस अग्नि परीक्षा में? क्या प्रयाण अपने सामने वाले को